साथियों नमस्कार। साथियों, अब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स चर्चा में रहने वाली है और इस बार तमिलनाडु पर सीधी नजर है अमित शाह की। जैसा कि आपको पता है कि अगले साल चुनाव होने हैं तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरल में, और इन सभी चुनावों पर नजर है बीजेपी की भी, अमित शाह की भी और देश के वामपंथी मीडिया की भी। क्योंकि वामपंथी मीडिया को पता है कि केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में बीजेपी के लिए आना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो लोग इसी चीज का, मान लीजिए बीजेपी नहीं आ पाती पूर्ण बहुमत में, तो केरल तमिलनाडु में मुश्किल है, तो वहां तो आ पाना लगभग असंभव है पूर्ण बहुमत में। तो ये लोग उसका तो बहाना बनाएंगे ही बनाएंगे। लेकिन बीजेपी एनडीए के रूप में आ सकती है और तमिलनाडु में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिस पर सीधी नजर है अमित शाह की। कल एक मीटिंग हुई तमिलनाडु में जिसमें अमित शाह मौजूद थे, आपके अन्नामलाई मौजूद थे, एआईएडीएमके पार्टी के नेता मौजूद थे, और वहां पर अमित शाह ने ऐलान किया कि बीजेपी और एआईएडीएमके दोनों मिलकर के अगले साल का चुनाव लड़ेंगे। आप याद कीजिए, किसी वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि देखना एआईएडीएमके और बीजेपी हो सकता है अलायंस कर लें। और आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके का उदय हुआ, इनकी जो द्रविड़ की पॉलिटिक्स है वो कैसे आगे बढ़ी, उसका पूरा मैंने बैकग्राउंड बताया था। और ये भी बताया था किस तरह से तमिलनाडु में वहां पर हिंदी को पूरी तरह से हटाया गया। पहले हिंदी पढ़ाई जाती थी, फिर हटा दिया गया, फिर वहां से ब्राह्मण्स को हटा दिया गया और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को ऐसा कर दिया कि ये तो द्रविड़ लोग हैं, शेष भारत से अलग हैं और ये तो अपने हिसाब से चलेंगे। तब से वहां पर डीएमके और एआईएडीएमके का ज्यादा प्रभाव रहा है। डीएमके को ज्यादा ही कट्टर है इस मामले में कि हमें हिंदी का विरोध करना है, हमें नॉर्थ इंडिया का विरोध करना है, हमें हर चीज का विरोध करना है। और आजकल डीएमके किस तरह से विरोध करते करते रुपी के सिंबल को बैन कर चुकी है। सनातन के विरोध में डीएमके के स्टालिन किस तरह से बयान देते हैं, उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन किस तरह से बयान देता है, किसी से छुपा नहीं है। किस तरह से ये सनातन को कभी मलेरिया, कभी डेंगू, इन सब चीजों से कंपेयर करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इन सब घटनाओं के बीच एक घटना और हुई जहां पर आप देख रहे हैं कि लगातार श्रीलंका से कोई ना कोई अवैध तरीके से आ रहा है और तमिलनाडु में गतिविधियां हो रही हैं। कभी तमिलनाडु के किसी मंदिर के बाहर रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है, कभी अचानक देखा जाता है कि तमिलनाडु के ज्यादातर लोग आकर के मुंबई की एक बैंक में लगातार पैसा जमा कर रहे हैं, कभी देखा जाता है कि तमिलनाडु में कुछ नक्सली लोग प्रवेश कर रहे हैं, कभी देखा जाता है कि तमिलनाडु में ऐसी फिल्में बन रही हैं जिसको प्रोड्यूस कर रहा है उदयनिधि स्टालिन, जिसमें नक्सलिज्म को थोड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है। जहां ये सारी घटनाएं हो रही हैं वहां एक खतरा यह भी है कि कल को तमिलनाडु को एक नया मैदान बनाया जा सकता है विदेशी शक्तियों द्वारा, जिससे कि भारत में एंटी नेशनल गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। ये जो फेलिसिटेशन होगा ये श्रीलंका से होगा, श्रीलंका के नाव के रास्ते होगा। इसलिए अभी प्रधानमंत्री श्रीलंका गए थे और श्रीलंका में कई ऐसे एग्रीमेंट करके आए हैं, जिनमें से एक एग्रीमेंट ये भी है कि श्रीलंका अपनी धरती को किसी भी तरह भारत के विरोध में उपयोग नहीं होने देगा। साथ ही एक एग्रीमेंट यह भी किया है कि श्रीलंका के आसपास जो पानी के जहाज आते हैं चाइना के, और रिसर्च वेसल्स के नाम पर आकर के वहां रिसर्च करने के नाम पर वहां पर जासूसी करते हैं, इंडियन ओशन में नजर रखते हैं, पूरी तरह से स्पाई करते हैं किसका जहाज जा रहा है, किस तरह का है, क्या नहीं है, पनडुब्बियां कहां है क्या नहीं है, उस पर भी रोक लगेगी। तो उधर मोदी जी जाकर के श्रीलंका को साध रहे हैं, इधर अमित शाह जाकर के तमिलनाडु को साध रहे हैं। और तमिलनाडु में याद करिए, जब पिछले साल चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तब बीजेपी ने बोला था कि हम एआईएडीएमके के साथ मिलकर के नहीं लड़ेंगे, एआईएडीएमके के साथ मिलकर के नहीं लड़ेंगे। और ग्राउंड पर ये अन्नामलाई लगातार काम कर रहे थे, जन जन संपर्क कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनको कन्विंस कर रहे थे। और अन्नामलाई ने कहा था कि हमें एआईएडीएमके के साथ हाथ नहीं मिलाना, अकेले ही मैदान में जाना चाहिए। और फलस्वरूप जिस बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज वहां पर 2% के आसपास था, उसे बढ़ाकर के 11% तक लेकर के गए अन्नामलाई अपने दम पर। और अन्नामलाई को वहां बीजेपी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, आपको पता है, पूर्व आईपीएस है और अभी इनकी एज 40 साल से कम भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कल जो अमित शाह ने किया उसका होने क्या वाला, पूरी पहले स्टोरी समझिए। तो अन्नामलाई अपने दम पर बीजेपी को उठा रहे थे और काफी हद तक उठा दिया। उधर बीजेपी किस तरह से अंदर ही अंदर उठ रही थी, इस बात से एआईएडीएमके भी चिंतित थी। एआईएडीएमके चिंतित इसलिए थी क्योंकि जितने भी ग्राउंड पर वर्कर्स हैं जो अब तक जन जन तक जाकर के अपनी पैंठ बना चुके हैं और एआईएडीएमके को सत्ता में ला चुके हैं जयललिता के टाइम पर, वो सभी वर्कर्स अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे क्योंकि ये लोग पेनिट्रेट कर रहे थे बीजेपी वाले, और बीजेपी वालों को इनके वर्कर्स गांव गांव तक जाने नहीं दे रहे थे। आप समझ रहे हो, बीजेपी के पास चेहरा है, पॉलिसीज हैं, आइडियोलॉजी है, वक्ता अच्छा है, सारा कुछ है,
ठीक है। बीजेपी के पास तो वैसे भी एक से एक वक्ता है, आपने देखा है, तो उनमें से एक ये भी है, तमिलनाडु में बोलते हैं तो लोग इनको बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा आकर्षक इनका डायलॉग डिलीवरी है। तो सब कुछ है, टॉप लेवल पे बीजेपी के पास सब है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है, और कार्यकर्ता के लिए एआईएडीएमके बहुत बेहतर है, लेकिन इनके पास ऊपर टॉप लीडरशिप नहीं है। यहां पर दिक्कत यह है कि इनके आपस में बड़े बड़े नेता लड़ रहे हैं, वो क्या है सीन वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो इस समय इनके पास ग्राउंड है, इनके पास टॉप है, अगर सत्ता में आना है तो दोनों को एक होना पड़ेगा। इसलिए अमित शाह ने शायद इनको समझाया हो कि भैया अभी रुक जाओ, अभी आप जो है ये मत सोचो कि बीजेपी को अकेले दम पे हम उठा लेंगे, क्योंकि 2026 में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 2026 में हम दोनों आपसी लड़ाई के चक्कर में ऐसा ना हो कि स्टालिन को फिर से जितवा दें और स्टालिन आकर के फिर से तमिलनाडु को यूज होने दे किसी उल्टी सीधी गतिविधि के लिए। इसलिए वक्त की मांग है कि कैसे भी करके आप एक अलायंस करो और यहां पर जैसे तैसे सरकार बनाओ, जिससे कि सबसे पहले ये जो डीएमके का कीड़ा है ये हटे यहां से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है चीजों को। पहला। दूसरा, आपने देखा कि के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया, या कहें कि उनसे कहा गया कि आप पद छोड़ दें, तो उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट का पद छोड़ दिया जो तमिलनाडु में इनको मिला हुआ था। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने पूछा भी कि क्या आपने के अन्नामलाई को इन एआईएडीएमके के अध्यक्ष की प्रेशर में छोड़ा है, या इन्होंने ऐसी कोई शर्त रखी थी। तो अमित शाह ने कहा कि कोई ऐसी शर्त नहीं रखी, देखो हमारे बगल में बैठे हैं अन्नामलाई और ये भी हमारे बगल में बैठे हैं, इन दोनों को हमने आराम से बैठा के बातचीत करी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि इन्होंने शर्त रखी है या इन्होंने नहीं रखी है, बस हमारी एक स्ट्रेटेजिक मूव है। दूसरी बात, एआईएडीएमके का ही सीएम बनेगा। तीसरी बात, सीटें भी एआईएडीएमके को ज्यादा मिलेंगी। चौथी बात, एआईएडीएमके को अंदर ही अंदर क्या करना है वो सारा कुछ एआईएडीएमके खुद तय करेगी, हम उसमें दखलंदाजी नहीं देंगे। ये सारी बात अमित शाह ने बताई। फिर अमित शाह से पूछा गया क्या आप इनको सेंटर में लेकर के आ रहे हैं, तो अमित शाह ने कहा हाँ, हम इन्हें दिल्ली लेकर के आ रहे हैं। अब आप समझिए यहां से कैच, अन्नामलाई को वहां से प्रेसिडेंट पद से छोड़ने को कहना और केंद्र में लेके आना, इसमें दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं वो समझिए आप। देखिए, सबसे पहले 2021 का जो तमिलनाडु के इलेक्शन का रिजल्ट था उस पर ध्यान दीजिए। ये हैं पलानीस्वामी, एआईएडीएमके के अध्यक्ष हैं। इनमें और इनके पनीर सेल्वम है, उन दोनों में लड़ाई होती रहती है, इस वजह से एआईएडीएमके हार गए पिछली बार। बहरहाल, तो पिछली बार एआईएडीएमके को 66 सीटें मिली थी, ये 179 सीटों पे लड़े थे, और ये 173 सीटों पे लड़े थे डीएमके वाले, स्टालिन वाले, और ये 133 जीत करके आ गए थे। ठीक है। अब ये जो पलानीस्वामी हैं, ये एक विशेष समुदाय से आते हैं, उस विशेष समुदाय का करीब 4 से 5% वोट है पूरे तमिलनाडु में। और हैरानी की बात यह है कि जिस समुदाय से ये आ रहे हैं उसी समुदाय से अन्नामलाई आते हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि उस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप को अगर अन्नामलाई अपने तरीके से हैंडल करें तो इनको दिक्कत होती है, और अगर ये हैंडल करना चाहें तो जाहिर सी बात है जब तक अन्नामलाई हटेंगे नहीं, ये कर नहीं पाएंगे। तो अन्नामलाई के होते हुए या चुनाव लड़ते हुए या किसी भी तरह से वहां गतिविधि करते हुए ये वहां पर अपनी पैठ नहीं बना पा रहे थे। तो उस कास्ट ग्रुप को टारगेट करने के लिए अन्नामलाई का वहां से हटना जरूरी था, वरना ये आदमी दिक्कत देता, ये करने ही नहीं देता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम। और उस कास्ट ग्रुप का नाम है गोंडेर कास्ट। मैं आपको पहले नाम इसलिए नहीं बताता क्योंकि आदमी फिर कंफ्यूज हो जाता है, बहुत सारी जानकारी एक साथ दे दो, तो पहले मैं आपको रॉ जानकारी देता हूं फिर डिटेल्ड बताता हूं। तो ये गोंडोर जो कास्ट है ये वहां पर वेस्टर्न तमिल में काफी ज्यादा चर्चित है, वहां पर काफी ज्यादा लोग यहाँ के रहते हैं इस कास्ट के। और वहां पर अगर आप देखें तो 4 बड़ी कास्ट है। एक है वन्नियार्स जिसका वोट डीएमके को मिलता है, नॉर्थ तमिलनाडु में है। एक है थेवार्स, ये आपको काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सदर्न तमिलनाडु में, और ये लगभग 10 से 12% पॉपुलेशन का वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा है। एक है आपके गोंडर्स, ये गोंडियार्स भी बोलते हैं वहां पर, जिसके अन्नामलाई है, और ये आपके पलानीस्वामी हैं। और एक है नादर जो आपके सदर्न कोस्ट लाइन पर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं देखिए, ये तमिलनाडु का मैप है। इस तमिलनाडु के मैप में आपको जो हरा रंग दिखाई दे रहा है, ये हरा रंग है आपका एआईएडीएमके का, जिसके साथ बीजेपी का अलायंस है। और जो मैं आपको बता रहा हूं गोंडोर समाज, वो यहां पर ज्यादा पाया जाता है। देखिए यहां पर ज्यादा पाया जाता है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि इस समाज का वोट हाथ से खिसके, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां के अध्यक्ष में और अन्नामलाई में लड़ाई हो रही है। लड़ाई इन द सेंस उसको दिक्कत है एआईएडीएमके के अध्यक्ष को, तो क्लैश होगा, कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहां से निकाल लो। दूसरी बात यह है
कि डीएमके का लाल वाला है, ये लाल वाली जितनी भी सीट्स हैं डीएमके ने जीत रखी हैं। डीएमके का प्रभाव आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है, नॉर्थ में बहुत ज्यादा है। नॉर्थ में वही वनयार्स रहते हैं जो मैंने भी आपको बताए थे। नादर जो है, नादर आपके साउथ में रहते हैं इस तरफ, उसमें भी उसकी पैठ है। और बिल्कुल जो कोस्ट लाइन वाले क्षेत्र हैं, ये कोस्ट लाइन वाले, यहाँ पर आपके रहते हैं, यहाँ पर नादर रहते हैं, यहाँ पर नादर रहते हैं, यहाँ पर आपके रहते हैं थेवार्स। तो नादर के वोट बैंक पर भी एआईएडीएमके की नजर है, बीजेपी की नजर है। तो नादर की तो बात छोड़ो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये वाला वोट बैंक है, ये वोट बैंक हाथ से ना निकल जाए, इसलिए ये दोनों को आपस में लड़ने देना नहीं चाहिए, ये प्रयास में चल रहा है। और दूसरा कारण क्या है अन्नामलाई को केंद्र में बुलाने का? दूसरा कारण ये है कि अन्नामलाई को आने वाले समय में बीजेपी एक बहुत बड़ा चेहरा बनाएगी। बीजेपी ये चाहती है कि जो द्रविड़ पॉलिटिक्स चल रही है तमिलनाडु में, जो पिछले 60 साल से द्रविड़ पॉलिटिक्स चलाई जा रही है डीएमके और एआईएडीएमके के द्वारा, इस पॉलिटिक्स में क्या किया गया है? हिंदी वर्सेस तमिल कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस बैकवर्ड्स कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ कर रहे हैं, यही सब हो रहा है। बीजेपी वहां नैरेटिव चेंज करना चाहती है, वहां पर बात होनी चाहिए नेशनलिज्म की, वहां बात होनी चाहिए हिंदुइज्म की, वहां पर बात होनी चाहिए इंटरनेशनल मैटर्स की जो अफेक्ट करते हैं भारत के इस तरह के स्टेट्स को जो बिल्कुल श्रीलंका के किनारे हैं या फिर कोस्टल स्टेट्स हैं। तो बीजेपी वहां पर टॉपिक्स चेंज करना चाहती है और जिसमें नेशनलिज्म और हिंदुइज्म सबसे आगे है। सिक्योरिटी को तो खैर वो वैसे भी देख लेंगे, नेशनलिज्म हिंदुइज्म सबसे आगे है। नेशनलिज्म हिंदुइज्म को जितना हो सके अन्नामलाई ग्राउंड स्तर पर अभी तक फैला रहे थे, लेकिन तब तक उसमें स्पार्क नहीं आता जब तक वो चीज नेशनल अखबारों में ना छपे। अन्नामलाई के बारे में वहां के लोकल अखबारों में बात छप रही है, ठीक है, लेकिन वहां का आदमी जब कोई नेशनल टेलीविजन का चैनल देखता है या कोई न्यूज चैनल देखता है या द हिंदू अखबार पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार पढ़ता है, तो उसमें अन्नामलाई का फोटो दिखना चाहिए जिसमें अन्नामलाई कभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, कभी कुंभ जा रहे हैं, कभी राष्ट्र की कोई बात कर रहे हैं, तब वहां के लोगों को अन्नामलाई की आवाज ज्यादा जोर से सुनाई देगी, पहला। दूसरा, वहां के अन्नामलाई जब केंद्र में आकर के बड़ी बड़ी मुद्दों पर ऐसी राय रखेंगे तो वहां पर नैरेटिव बदलेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ हिंदुइज्म पे भी बात होनी चाहिए, लोगों को लगेगा कि देश भी कुछ है, लोगों को लगेगा नेशनलिज्म भी कुछ है। तो दिल्ली में बैठा नेता अगर कुछ बोलता है तो वो बातें बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, और जब उस नेता के गृह राज्य में बातें पहुंचती हैं तो वहां के लोगों को भी लगता है कि हमारे राज्य की बात दिल्ली में कही जा रही है, इसका मतलब बात इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात सही है कि अभी जो महाकुंभ हुआ था उसका प्रभाव पूरे देश के हिंदुओं पर पड़ा है, नो डाउट, लेकिन फर्ज कीजिए उस वक्त अगर अन्नामलाई केंद्र में होते या किसी बड़ी भूमिका में होते तो उसका इफेक्ट तमिलनाडु में भी और गहरा पड़ता। कहने का तात्पर्य ये है, तो लिख के ले लीजिए इस बात को, अब अन्नामलाई का प्रयोग किया जाएगा एक नेशनल लेवल का लीडर बनाने में जो तमिलनाडु का होगा, और तमिल में नैरेटिव चेंज करने के लिए उसको यूज किया जाएगा। तब तक डीएमके को तमिलनाडु से हटाना है जिससे कि वहां सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद बीजेपी अपना लोकल कैडर तैयार करेगी तमिलनाडु में, फिर धीरे धीरे उठ करके आएगी और हो सकता है 2031 का चुनाव अकेला लड़े, हो सकता है। तो अभी तो उसे सहारा लेने की आवश्यकता है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो अमित शाह ने किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इनको हटा दिया गया है, इनसे नाराज हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हटाया कुछ नहीं है। 2% से 11% पे जो लेके गया उसे क्यों हटाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी इनको बड़े स्तर पर यूज किया जाएगा, इनको थोड़ा ठंडा रखा जाएगा, इनका यूज किया जाएगा, इनके ग्राउंड लेवल पर जो वोट जो कैडर है उसका, सत्ता में आकर के डीएमके को हटाया जाएगा, फिर धीरे धीरे नैरेटिव चेंज किया जाएगा, और फिर जाकर के 2031 तक अगर ग्राउंड बनता है तब बीजेपी को अकेले लड़वाया जाएगा। तब हो सकता है कि ये वहां पर कोई बड़ी भूमिका निभाए, सीएम बन जाए, हो सकता है। अभी ये तमिलनाडु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये तमिलनाडु में भी एक्टिव रहेंगे, दिल्ली में भी इनकी गूंज रहेगी। इस प्रकार का इनका रोल होने जा रहा है। आगे कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।